गुरुजी, ये भूत प्रेत चुड़ैल चांडाल क्या है? ये जो करना कराना हम समाज में सुनते रहते हैं, ये एक बड़ी गंभीर समस्या बन चुकी है। क्या किसी की जन्म कुंडली को देखकर इस प्रभाव को समझा जा सकता है? कृपया मार्गदर्शन दें। विवेक, मैं चाहूँगा कि इस विषय को बहुत सरल ढंग से समझा पाऊँ, जिसे हर कोई व्यक्ति आसानी से समझ सके और इसका लाभ ले सके। हमारे शरीर के अंदर जब कोई बीमारी आती है, तो हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है। और जब हमारे मन के अंदर कोई बीमारी आती है, तो हमारा मन कमज़ोर हो जाता है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि शरीर के अंदर आने वाली बीमारी से जब शरीर कमज़ोर होता है, उसे तो हम स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन जब हमारे मन के अंदर कोई रोग आता है, उस कमजोरी को हम स्वीकार नहीं कर पाते, जो हमें बहुत सारी भ्रांतियों से जोड़ देती है। इसे ऐसा समझें, आपने मुझसे पूछा है कि ये भूत प्रेत ये सब क्या है। ये हमारे मन की एक कमजोरी है, ऐसा समझे। हम जिस कल्चर में जीते हैं, जिस परिवेश में जीते हैं, उस माहौल के बीच में, जिनके बीच में हम जीते हैं, और जिस तरह की बातों को हम सुनते रहते हैं, वो हमारे ऊपर असर करना शुरू कर देती हैं, उन पर अधिक असर करना शुरू कर देती हैं जो मन से कमजोर होते हैं। वो जल्दी से इस तरह की नेगेटिविटियों को पकड़ लेते हैं। कहने का मतलब है, ये कल्चर हमारे जीवन में आया कहाँ से? भूत प्रेत चुड़ैल, ये नेगेटिविटियां हमारे पास आई कहाँ से? जिस जमाने में भूत प्रेत चुड़ैल चांडाल का जिक्र सुनने को मिलता है, उस जमाने में पागलखाने नहीं हुआ करते थे। हमारे यहाँ एक जमाने में पागल को भी चांद मारा बोला जाया करता था। पागल जैसा शब्द बहुत समय के बाद इजाद हुआ है। पागल जैसा शब्द कुछ था नहीं। जिसका चंद्रमा पीड़ित हो जाता है, चांद मारा उसको कहा जाया करता था। कहने का मतलब था कि इसका मन इतना पीड़ित हो गया, ये एक तरह का मानसिक रोगी हो गया। लेकिन इससे पहले जो भूत प्रेतों का प्रचलन चला है, जो कल्चर में आया है, एक तरह से देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं घर या परिवार के अंदर या समाज के अंदर जो जिम्मेदार लोग होते हैं, जब वो इस तरह की बातें करने लगते हैं, तो बच्चे उसे स्वीकार कर लेते हैं। परिवार के अंदर जब घर के बड़े लोग किसी भी तरह से इस तरह के मानसिक रोग से पीड़ित होते हैं, तो वो इसे मानसिक रोग का नाम नहीं देते। वो अपने आप को मानसिक रूप से स्वस्थ समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ये भी समझाने की कोशिश करते हैं कि ये समस्या तो मुझे कहीं से आई है। और वो किसी डॉक्टर का सहारा नहीं लेते हैं, किसी मानसिक रोग विशेषज्ञ का सहारा नहीं लेते हैं। वो सहारा लेते हैं किसी ने कुछ करवा दिया, किसी ने कुछ दे दिया, किसी का प्रभाव मेरे ऊपर आ गया, जिस कारण से कहीं ना कहीं उनकी मनोदशा कमजोर होती चली जाती है। और फिर ये जो छोटे बच्चे उस परिवेश में ये सब देखते हैं, सुनते हैं, वो इसे वास्तविक रूप से ग्रहण कर लेते हैं। अब जब वो बड़े होते हैं तो वो भी इनके सहारों पर चलते हैं।
लेकिन उनकी गहराई उनसे ज्यादा बढ़ चुकी होती है। फिर उनके बच्चे उसको, फिर उनके बच्चे उसको। घर परिवार के अंदर ये बीमारियां घर के बड़ों से आती हैं। समाज के अंदर जो जिम्मेदार लोग हैं, जब वो इस तरह की बातें करेंगे तो बच्चों के ऊपर तो इसका असर आएगा। ये भूत प्रेत चुड़ैल चांडाल, मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं, ये एक तरह का मन का रोग है। और मन का रोग हमारे अंदर तभी पैदा होता है जब हमारा मन कुंठित होता है। आपने देखा कोरोना काल में मीडिया बता रहा है इतने केस हो गए, तो डॉक्टरों के यहाँ लाइन लग गई। जी। मीडिया ने बताया कि नहीं अब सब ठीक है, तो सब ठीक होने शुरू हो गए। मन के ऊपर हमारे किसी भी प्रभाव का नेगेटिव असर उनके ऊपर ज्यादा पड़ जाता है जो मन से कमजोर होता है। और आज जिस परिवेश में एक आम आदमी जी रहा है, वो मन की कमजोरी को लेकर जी रहा है। आपके अंदर से एक प्रश्न बनेगा कि मन की कमजोरी आती कहां से है, ये मन कैसे कमजोर होता है। हमारे जीवन के अंदर देखा जाए तो बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म लेने से लेके और उसके बड़े होने तक इस बात का बहुत असर पड़ता है वो किस माहौल में जी रहा है, उसको कौन सी शिक्षाएं मिल रही हैं, किन के बीच में वो पलता है, किन के बीच में वो रहता है, क्या उसे सुनने को मिलता है, क्या उसे करने को मिलता है। जिस परिवार के अंदर भूत प्रेत चुड़ैल चांडाल को बहुत संभाल के रखा जाता है, उनके बच्चे इसी के शिकार होते हैं। जिसके ऊपर भूत प्रेत का आप साया देखेंगे, आप बिल्कुल आंख बंद करके कह दें कि परिवार के अंदर किसी और को भी है क्या ये सब, तो आप पाएंगे कि परिवार के अंदर कुछ बड़े लोगों को कभी रहा। और ये देखने में आता है, ये कुछ भी नहीं है, मन की कमजोरी है। हमारे ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे रासायनिक तत्व होते हैं जिसे आप डोपामाइन और सेरोटोनिन बोलते हैं। ये जब असंतुलित हो जाते हैं तो व्यक्ति अवसाद जैसी स्थिति में आ जाता है, डिप्रेशन जैसी स्थिति में आ जाता है, किसी भी नेगेटिविटी को वो पकड़ लेता है। उसके अंदर हमेशा एक भय जैसा माहौल बना रहता है। उसे लगता है जैसे उसके खिलाफ कोई षड्यंत्र चल रहा है, उसे लगता है जैसे मेरा कुछ अहित हो जाएगा। उसकी अगर कोहनी में भी दर्द हो रहा है ना, तो वो उसे अपने हार्ट से रिलेट करता है। अगर मुंह में कोई छाले निकल जाए तो वो समझता है कैंसर हो गया। अगर पैर में हल्की सी मोच आ जाए तो उसे लगता है कि मैं तो पैरालिसिस हो गया। ये जो मन से कमजोर व्यक्ति है, ये किसी भी चीज का बतंगड़ बना देते हैं। आपने सुना होगा ऐसे व्यक्तियों को रस्सी भी सांप दिखाई देती है। जी। अब इनकी एक होशियारी जो इन्हें और दुखी करती है, इनके परिवार को दुखी करती है। ये इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि इनके पास कोई मानसिक रोग होता है, ये उसे छिपाना चाहते हैं। लेकिन ये डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं करते, ये कोई इलाज लेना पसंद नहीं करते। ये उनके पास जाना चाहते हैं जो इनकी झाड़ फूंक करते हैं। ओझे, मुल्ला, मौलवी, पंडित, फकीर जो भी है, वहां भटकते रहेंगे और पूरा जीवन गंवा देते हैं इसी चक्कर में। जबकि ये एक तरह का मानसिक रोग है। डिप्रेशन किसी ने कर दिया, किसी ने करवा दिया, ये सिर्फ इस बात का संकेत है कि आपका मन कमजोर है, आपने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। और एक्सेप्ट कहां से करते हैं आप?
परिवार से, समाज से, जिस माहौल में आप रहते हैं वहां से। आपके घर में भी नहीं हो रहा है तो पड़ोस के घर में आप देख रहे हैं कि वहां भूत प्रेत उतारे जा रहे हैं। पता चला कि आपके घर में भी बच्चे के ऊपर असर आ गया, आपकी बीवी के ऊपर असर आ गया। क्यों? क्योंकि वो मन से कमजोर है। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं, बच्चों को कमजोर ना, किसी भी तरह की कमजोरी ना दें, और इस तरह की बातें, इस तरह के जहां भी जिक्र होते हो उन सबको दूर रखें। ये जितने भी भूत प्रेत हैं ये सब भारत की ही धरोहर है। ये उसी समाज में आपको देखने को मिलते हैं जहां पर अंधविश्वास चलता है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, फर्जी बीमारियां जब होंगी तो फर्जी इलाज भी मिल जाते हैं और इनकी दुकानें चलती हैं ठीक ठाक। भूत प्रेत कुछ नहीं, किसी ने 4 झाड़ू मार दी तो आपका भूत उतार दिया, किसी ने 4 डंडे मार दिए तो आपका भूत उतार दिया। लेकिन ये सब हमारे मनोदशा को कितना खराब करती हैं, हमारे बच्चों की मनोदशा को खराब करती हैं, माहौल को खराब करती हैं। और ये आज से नहीं चला आ रहा है, एक लंबा अरसा हो गया जिसे हम झेलते चले आ रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं, ये भूत प्रेत कहां से आया आपके मन में? कहीं से ना कहीं से आपने देखा है, बचपन में कहीं देखा होगा, जी और भी कुछ नहीं है तो पिक्चरों में देखा होगा, फिल्में ऐसी बनती हैं। जी फिल्में भी क्या करती हैं हमारे जीवन में, एक शिक्षा का ही काम करती हैं। हम उसे कितना पकड़ लेते हैं, फिर उसी तरह का जीवन हम जीना शुरू कर देते हैं। अगर कोई सांप मार देता है तो उसको एक वहम हो जाता है कि इस सांप का जो जीवन साथी होगा वो अब बदला लेगा। ऐसे आते रहते हैं लोग मेरे पास, जिनको मुझे समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। भाई, आपके घर के अंदर अगर कोई ऐसी चीज निकल के आ गई है जो आपके परिवार के लिए एक विध्वंसक मचा सकती है, वो चाहे कोई कुछ भी हो, तो क्या आप उसको खत्म नहीं करेंगे? उसे पालेंगे, उसकी पूजा करेंगे? नहीं। आपने उसको भगाना होगा भाई। तो हमारे यहाँ बहुत सारी बातों में जिन सब बातों को लिया जाता है वो कहीं ना कहीं हमारी जीवन शैली को खराब कर देती है। और जिस चीज को हम जानते नहीं है, मानते नहीं है, जिस चीज को हम समझते नहीं है, हम उसे जब मानने लगते हैं, और उसमें जो चीज गलत होती है जब हम उनको मानने लगते हैं, तो वो हमारे ऊपर नकारात्मक प्रभाव छोड़ती है। इस पर आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो बताएं। तो इसको ज्योतिष के आधार पे कैसे समझें? बहुत सुंदर। जन्म कुंडली को जब हम देखते हैं तो हमारा सूर्य हमारी आत्मा को समझाने की कोशिश करता है, चंद्रमा से हम अपने मन को देखते हैं, और जब हम गुरु की बात करते हैं, बुद्ध की बात करते हैं, तो उससे हमारा बौद्धिक और हमारे शिक्षा का पता चलता है। लेकिन ये चंद्रमा एक तरह से देखा जाए तो बहुत सेंसिटिव ग्रह है हमारी जन्म कुंडली के अंदर। देखो, ग्रहों का अच्छा या बुरा असर नहीं हुआ करता। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म कुंडली को आप ऐसा मानकर चले कि उसने अब तक के जीवन काल में, जब से जीवन चल रहा है, इतना ही विकास किया है, इससे ज्यादा नहीं। उसकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस स्थिति में है
उससे पता चलता है इसकी मनोदशा कैसी है। अब हमें यह समझना होगा कि चंद्रमा को कौन कंट्रोल करता है, मन को कौन कंट्रोल कर सकता है। तो वो है आपकी बुद्धि। जी आपका मन कह रहा है कि मुझे ये काम करना है, बुद्धि कह रही है मुझे ये काम नहीं करना है। तो अगर बुध आपकी कुंडली में अच्छा है तो वो खराब चंद्रमा को भी कंट्रोल कर लेता है। लेकिन बुध को कौन कंट्रोल करता है? आपने जो बुद्धि में पाया वो गुरु से पाया, शिक्षा से पाया, ज्ञान से पाया। अगर कुंडली में गुरु अच्छे हैं तो बुध भी कंट्रोल हो जाते हैं और चंद्रमा भी कंट्रोल हो जाते हैं। आपने कभी महसूस किया हमारे यहाँ पर गर्मियों में सबको जल का शरबत पिलाया जाता है रोक रोक कर? जी ये चंद्रमा का उपाय है, जिसमें दूध डालते हैं, रूह अफ़ज़ा डालते हैं, बर्फ डालते हैं। चंद्रमा का उपाय है। हमारे यहाँ कोई अतिथि आता है तो उसको सबसे पहले जल सर्व किया जाता है। मन शुद्ध होगा तो अतिथि का आप सत्कार भी कर पाएंगे। जी जल चंद्रमा से जुड़ा हुआ है। जितने भी रस हैं, चाहे वो वृक्षों में हो, चाहे वो कोई भी हो, जितने भी प्रवाह हैं, चाहे वो खून का प्रवाह हो, चाहे वो किसी भी तरह के आपकी नस नाड़ियों के अंदर जो भी चलता है उसके प्रवाह हो, ये सब चंद्रमा से चलते हैं। और यही कारण है कि चंद्रमा को हमारे यहाँ मन कहा गया। चंद्रमा बहुत तेज गति से चलता है। जितने भी ग्रह हैं उन सब में सबसे ज्यादा तेज गति चंद्रमा की है। यही वजह है कि मन भी हमारा एक सेकंड में यहाँ, दूसरे सेकंड में कहीं। तो मन की भी तीव्रता बहुत तेज है। जन्म कुंडली में चंद्रमा को देखकर हम समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति किस तरह के प्रभावों को ले सकता है। ऐसा नहीं है कि भूत प्रेत के ही प्रभाव लेगा, ये किसी भी तरह के प्रभाव ले सकता है नेगेटिव। अगर इसका चंद्रमा कमजोर है और पड़ोस में किसी को जॉन्डिस हो गया तो ये भी दिन में 3 बार शीशा देखेगा, अपनी आंखें देखेगा। पड़ोस के अंदर अगर किसी को वायरल हो गया, वो स्टीम ले रहा है या नहीं ले रहा है, लेकिन ये स्टीम लेनी शुरू कर देगा क्योंकि इसका चंद्रमा वीक है। तो कहने का अर्थ है कि चंद्रमा को देखकर हम किसी भी व्यक्ति के ये समझ सकते हैं कि ये किस तरह के प्रभाव लेगा। अगर जिस माहौल में, जिस परिवेश में ये रहता है, वहां अगर भूत प्रेतों का प्रभाव है तो ये उस प्रभाव को भी ले सकता है। इनके घर में कोई डिप्रेशन में रहता है, कोई मानसिक रोगी है, ये उस तरह के प्रभाव को भी ले सकता है। क्योंकि इसने तो प्रभाव लेना है। जैसे जल के अंदर आप जो भी मिला देंगे वो उसके प्रभाव ले लेता है। तो चंद्रमा मन है। अब आपका एक और प्रश्न बनेगा, मैं जानता हूं, कि गुरुजी ये मन क्या है जी और मन का शुद्धिकरण, मन को हम कैसे, इस बल को बढ़ाएं, मनोबल को हम कैसे बढ़ाएं। अगर किसी का मन कमजोर है तो उसको हम कैसे बढ़ाएं। देखिए हमारे यहाँ पर ये जो सेवा भाव जन्म लेता है, ये आपके मनोबल को बढ़ाने का सबसे बड़ा आधार है। क्योंकि जिनका भी मन कमजोर होता है ये बहुत अहंकारी होता है। इनके पास बहुत ईगो होती है, बहुत झूठ बोलता है। आप जितना झूठ बोलेंगे उतना मन कमजोर होता चला जाएगा। जी आप जितना किसी का बुरा सोचेंगे उतना आपका मन कमजोर होता चला जाएगा। विचारों के अंदर पलने वाला एक एक शुभता और एक एक अशुभता आपके मन पर प्रभाव डालती है।
आप जो करते हैं केवल वो नहीं, आप जो सोचते हैं, जो विचार करते हैं, उसका भी प्रभाव आपके मन पर पड़ता है। तो इसका सबसे पहला एक ही तरीका है, और वो ये कि आप सबकी तारीफ करना शुरू करें। देखिए, कुंठित मन कभी किसी की तारीफ करना नहीं चाहेगा, क्योंकि आपका हृदय उतना बड़ा नहीं है जी। कि आप किसी की तारीफ करें। और जिसका मन कमजोर है, उसके लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो किसी को धन्यवाद नहीं दे पाता। धन्यवाद देते हुए भी उसको लगता है कि ऐसे ही काम चल जाए तो ठीक है। वो किसी को नमस्ते नहीं करता। हमारे यहाँ पर जो प्रचलन रहा है पैर छूने का, नमस्ते करने का, धन्यवाद देने का, किसी के ऋण को, एहसान को मानने का, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। जब हम किसी की तारीफ करते हैं तो हमारा हृदय विराट होना शुरू हो जाता है। आप जब किसी की सेवा करते हैं तो आपके हृदय में बल आना शुरू हो जाता है। किसी भी प्रार्थना का तब तक कोई सार नहीं है अगर उसमें सेवा नहीं है। आप कितनी भी प्रार्थना करते रहे, सब बेकार है। कितनी भी माला जपते रहे, सब बेकार है, जब तक आपके अंदर सेवा भाव फलित नहीं होता। जब तक आप दूसरे के दर्द को सुनने के बाद, समझने के बाद ये नहीं समझ लेते कि हमें इससे, इसको कैसे मुक्त करना है, हमें इससे इसको कैसे दूर करना है। जी। और जितना हम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, आप ऐसा मान के चले, आपके अंदर के पॉइजन खत्म हो रहे हैं, नेगेटिविटियां खत्म हो रही हैं। ये बड़ी समस्या है कि जो लोग इससे जुड़े रहते हैं उन्हें दूसरों का बुरा सुनने में बड़ा आनंद मिलता है। भले ही चाहे उनके मगरमच्छ के आंसू, अंदर से तो आंसू निकल रहे हैं, लेकिन सोचते हैं अच्छा हुआ यार इसके साथ ऐसा हो गया। लेकिन वो करते क्या है, वो अपने मन को और रोगी बनाते चले जाते हैं। इसमें एक और तरह के लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी में बिल्कुल नाकारा होते हैं, जिनके पास कोई योग्यता नहीं होती, महामूर्ख होते हैं। वो इन सब का सहारा लेने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं हम तो बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन किसी ने हमारे ऊपर कुछ करा दिया, इसलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है। वो तो हमारे यहाँ एक पूर्वज हैं जो हमारे ऊपर चिपटे रहते हैं। जी जी, ये सब सुनने में आ रहा है। वो तो पड़ोस में चले गए थे तो कुछ ना कुछ खिला दिया, वरना हमारे से ज्यादा योग्यवान कौन है। जब से हमने उसके यहाँ खाया है तब से हम बिल्कुल बुद्धि काम नहीं करती। ये अपना सेफ पॉइंट ढूंढने में इतने होशियार होते हैं। आपने कभी देखा किसी पागल ने आज तक कभी कहा मैं पागल हूं? कोई नहीं कहता। कोई मानसिक रोगी ये नहीं कहता मैं मानसिक रोगी हूं। अगर वो ये मान ले, आपको सुन के आश्चर्य होगा, मानसिक रोगी डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहता। जी। वो डॉक्टर को भी ये समझाने की कोशिश करता है मैं दवाई क्यों खाऊं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। क्योंकि ईगो। लेकिन जो अभी तक इस चक्रव्यूह में नहीं फंसा है वो मान लेता है, उसके अंदर अभी कोई सूझबूझ रहती है, वो इलाज के लिए तैयार हो जाता है। देखो, बहुत सीधी सी बात है विनीत, आपके पैर में चोट लग जाए, आप डॉक्टर का सहारा लेते हैं। जी। आपके मन में चोट लगी है तो वहां सहारा लेने में शर्म क्यों की जाती है? इंसान जिस परिवेश में रहता है, जिस माहौल में रहता है, उसकी ब्रेन में भाई झटके लग सकते हैं, और झटके लगने से उसका डोपामाइन, उसका सेरोटोनिन अनबैलेंस हो सकता है। इसमें शर्म कैसी है, इसमें बचाव किस बात का है? उसको डॉक्टर की जरूरत है, उसको दवाओं की जरूरत है, और दवाओं से डोपामाइन और सेरोटोनिन बैलेंस होते हैं, और जैसे ही ये बैलेंस होते हैं वो फिर से नॉर्मल होने लगता है। हम ओझों के पास जाएंगे, बेकार की बातें करते हैं, बिना मतलब की बकवास करते हैं,
लेकिन डॉक्टर का सहारा नहीं लेते। सबसे बड़ी बात एक और है, और वो ये सारी जिंदगी इसी तरह से निकाल देते हैं। फिर इनके बच्चे होते हैं, वो इस परिवेश को देखते हैं, वो भी एक तरह के अवसाद में घुल मिल जाते हैं, उनका भी जीवन नरक बन जाता है। फिर उनके बच्चे होते हैं, वो इसमें हो जाते हैं, और इस तरह से ये कल्चर बन जाता है भूत प्रेत का। पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी ये बिना मतलब की बातें चलती रहती हैं, और आदमी इनसे सफर करता है, बच्चे सफर करते हैं। और फिर घटना ये घटती है, आपका आस पड़ोस, पूरा समाज इससे पीड़ित होना शुरू हो जाता है। जो मेरे घर में चल रहा है मैं उसी को तो स्वीकार करूंगा। जी। जो कल्चर मेरे घर में चल रहा है मैं उसी को तो स्वीकार करूंगा। तो सबसे पहली बात है, अपने घर के कल्चर को सही रखें, बच्चों को सही शिक्षाएं दें। जहां कहीं से भी बढ़ चढ़कर आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलती है उसको लें। हमारे यहाँ मंदिर में जाने का प्रचलन क्यों रहा? आप कुछ पॉजिटिव वाइब्रेशन लें। जी। हमारे यहाँ तीर्थ स्थानों पर जाने का प्रचलन क्यों रहा? कि वहां जाकर आपकी नेगेटिविटियां कम हो। लेकिन मेरा मानना है कि अच्छा सोचें, अच्छा दें, अपने बच्चों को भी, अपने आप भी। ये जितनी भी बेकार की बातें हैं उन्हें बिल्कुल स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। किसी ने कह दिया कि आपके ऊपर तो कोई साया है, किसी ने। और आपको मैं एक और भी बात बताऊं, आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा विनीत। मेरे पास कुछ लोग ऐसे आते रहते हैं जो भूत प्रेत का इलाज करते हैं, अच्छा। और वो फिर आकर मुझसे बोलते हैं गुरुजी वो भूत उतारते हुए हमारे ऊपर झटका आ गया। यानी कि भूत निकाल रहे थे तो हाँ। उस भूत की चपेट में मैं आ गया हूं, आप जरा कुछ मेरे लिए इलाज बताएं। हाँ, दुख होता है, इतनी तकलीफ होती है। तो मैं फिर उनको जो इलाज बताता हूँ वो आधे तो उसी वक्त ठीक हो जाते हैं, और आधे या तो वो आएंगे नहीं, और अगर आते हैं तो ठीक होके ही आते हैं। तो मुझसे पूछते हैं, मैंने कहा ये जो तिमड़ू का डंडा रखा हुआ है इसमें बहुत गहरे गहरे कांटे हैं। 108 डंडे आपको शुभ मुहूर्त में मारे जाएंगे, जिससे कि आपका भूत उतर जाएगा जो चढ़ गया है। तो वो कहते नहीं गुरुजी अभी से आराम मिलना शुरू हो गया। आपको मैं बस इतना ही कहूंगा, ये सब मन की कमजोरी है। अपने कमजोर मन को आप अपने मनोबल को बढ़ा भी सकते हैं। संकल्प लें बहुत छोटे छोटे, फिर उन संकल्पों को पूरा करें। आप जितने संकल्प लेंगे अगर उनको पूरा नहीं करेंगे तो आपका मन कमजोर हो जाएगा। हमारे यहाँ व्रत रखने की जो प्रथा है वो मनोबल को बढ़ाने की प्रथा है। दूसरी बात, आप जो कहें उसको करें, मत सोचें इससे नुकसान होगा, इससे फायदा होगा। सोच समझकर आप कोई भी कमिटमेंट करें और फिर उसको पूरा करें। आपका आत्मबल बढ़ता है जब आप जो संकल्प लेते हैं उसको पूरा करते हैं। गुरुजी, तो इसमें ध्यान कितना सहयोग कर सकता है डिप्रेशन से बाहर निकलने में या मन को स्वस्थ रखने में? विनित, ध्यान को आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। ये जितने भी ध्यान के कैंप चलते हैं, जी जी। जो ध्यान करवाए जाते हैं, ये सब हिप्नोटाइज करने की एक कलाएं हैं। ध्यान अपने आप होगा आपको। आप उसके पहले चरण से चलें। अपने आहार को सबसे पहले ठीक करें, अपने व्यायाम को आप संतुलित करें, उसके बाद फिर योगा पर थोड़ा सा आप ध्यान दें,
प्राणायाम पर आप थोड़ा सा ध्यान दें। और सबसे बड़ी बात है कि गलत भोजन आपको नुकसान देगा। जैसे ही आप अपने भोजन पर, अपने आहार पर, अपने श्रम पर, अपने व्यायाम पर एक एक कदम पास करेंगे, ध्यान अपने आप होगा। आपको ध्यान करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। और ध्यान का सबसे अच्छा सूत्र है, आप वर्तमान में जीने का प्रयास करें। आपको जो भी कुछ करने को मिल रहा है, आप उसमें अपना बेस्ट दें। जब आप बेस्ट देंगे तो आपका वही मेडिटेशन होगा, वही ध्यान होगा। आप जिस काम को कर रहे हैं उसी को करें, बस उसको 100% देने का प्रयास करें, आपका ध्यान होगा। और वर्तमान में जो व्यक्ति जी रहा है, उसके पास ना भूत होगा ना भविष्य, जी। सिर्फ वर्तमान होगा। गीता में कृष्ण ने भी तो यही बताया है कि तू बस आज को पकड़ के चल। देखा जाए तो वर्तमान में जीने का नाम ही ध्यान की विधि है। किसी भी मुद्रा में अलग से बैठने का नाम ध्यान नहीं है। वो आपके लिए एक अपना रिलैक्सेशन हो सकता है, वो ठीक है। लेकिन हमें तो समाज के अंदर, गृहस्थ आश्रम के अंदर जीना है। यहां ध्यान हम कैसे करें? यहां ध्यान करने का तरीका है, आप जो भी कुछ करते हैं उसमें अपना 100% दें। आप सब्जी वाले से सब्जी खरीद रहे हैं, आप ये मानकर चलें कि ये सब्जी वाला आपको यहां से जाने के बाद याद रखे। वहां आप अपना 100% दे सकते हैं। आपको जहां कहीं पर भी जो कुछ भी 24 घंटे में करने को मिलता है, आप उसमें अपना 100% दें। आप फिर देखेंगे, 15 दिन ऐसा करके देख लें, आपको अपने आप में मेडिटेशन फील होने लगेगा। आप अपने आप में बड़ा एनर्जिक फील करेंगे। और कुछ पूछना चाह रहे हैं तो आप बताएं। आप बताएं रितु जी, आपके मन में कोई प्रश्न है? बताएं बताएं बताएं। विनीत, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? आप बताएं। तो गुरुजी, आपने खान पान पे बात करी, क्या अच्छा खाना मैं गलत समय पे खाऊं तो वो भी गलत ही होगा? बहुत सुंदर, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ज्योतिष के जो विद्यार्थी हैं उन्हें एक बात समझ लेनी चाहिए कि हम अपने पेट को, अपनी जठरांगनी को जन्म कुंडली के 5वें भाव से देखते हैं। और काल पुरुष की कुंडली में ये 5वां भाव सिंह राशि को इंडिकेट करता है। और सिंह राशि का जो मालिक है वो सूर्य है। जी। यानी कि आपकी जठरांगनी का जो कंट्रोल है वो सूर्य के हाथ में है। आप सुबह 6 बजे से लेके और शाम 6 बजे तक आप कुछ भी खाएं, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी अब सूर्य की है, वो उसको डाइजेस्ट करेगा। लेकिन जो 6 बजे के बाद से आप जो रात में भोजन करते हैं, वो सारा काम अब आप लीवर को दे रहे हैं। जैसे जैसे लीवर पर लोड पड़ता है, वैसे वैसे आपके अंदर कचरा बनना शुरू होता है। जो खाया है वो कचरा आपके खून में घुलता है, आपके जॉइंट्स में घुलता है, आपके दिमाग में घुलता है, आपके पेट में जाता है, आपकी आंतों में जाता है, और यहीं से सारी बीमारियां शुरू होती हैं। दिन का भोजन आपके लिए उपयोगी है। जो हम रात का भोजन करते हैं, वो कोई भी भोजन, वो डॉक्टरों की कोठियां बना रहा है। आप ऐसा करके देख लें, सिर्फ 3 महीने आप रात के भोजन में केवल जरा लिक्विड डाइट ले लें। आप कोई सूप ले लें, कोई फ्रूट्स ले लें, कोई दाल भी ले सकते हैं, लेकिन आप सॉलिड फूड रात को अवॉइड कर दें। आप देखेंगे आप बड़ा अच्छा फील करेंगे। देखिए, ध्यान के लिए
प्रार्थना के लिए, किसी को धन्यवाद देने के लिए, किसी का एहसान मानने के लिए आपका शरीर का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। और मन आपके शरीर से लिंक्ड है। अगर आपका शरीर ठीक नहीं है तो मन भी उदास हो जाएगा। वो ठीक बात है कि हम अतीत से अगर अपना मन कमजोर लेकर आए हैं तो वो बहुत ज्यादा गहरे प्रभाव देगा। लेकिन अगर हम शरीर से स्वस्थ हैं तो हमारे मन को भी बल मिलता है। जी, सत्य बात। तो पहली तो बात यह है कि आपका डाइजेशन बिल्कुल ओके रहना चाहिए, जहां से सारी बीमारियां शुरू होती हैं। जो आपके लिए आवश्यक है कि आप दिन में आप सब कुछ खाएं। आप मीठा खाएं, आप नमक खाएं, आप जो भी खाना चाहते हैं सब खाएं। आप मन को नहीं मारना है आपने। लेकिन रात का जो भोजन है आपका वो बहुत संतुलित होना चाहिए। रात में रोटी को अवॉइड करें। दूध भी अगर आपके घर का है तो दूध ले सकते हैं, लेकिन अगर दूध भी आप बाहर से लेते हैं तो दूध भी ना लें। ये भी आपकी आंतों को नुकसान पहुंचाएगा। मीठा रात में ना लें। दिन में खाएं मीठा, खूब खाएं, कोई दिक्कत नहीं है। रात में मीठा भी ना लें। आप कोई सूप ले लें, फ्रूट्स ले लें। आप कभी कभी खिचड़ी भी ले सकते हैं जिसमें दाल ज्यादा हो, चावल कम है। आप जरा 3 महीने करके देखें, आप देखना आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। और मन की शुद्धता के लिए शरीर का शुद्ध होना बहुत आवश्यक है। आप अपने विचारों को शुद्ध करें। विचारों को शुद्ध करने के लिए विचार भी वही शुद्ध कर पाएगा जो शरीर से स्वस्थ होगा। जी, बहुत ज्यादा खाने से कुछ नहीं होता। आप जितना खाते हैं वो डाइजेस्ट हो वो काफी है। गलत खाना आपके गलत समय पर तो ऐसा मान के चले पॉइजन का काम करेगा। लेकिन अगर आप कुछ गलत खा रहे हैं और वो सही समय पे खा रहे हैं वो इतना नुकसान नहीं देगा। लेकिन रात के समय हमारा भोजन का कोई विधान नहीं बनता। रात आपके आराम के लिए, रात आपके लिए सोने के लिए। और आपके पेट में जितना भोजन है वो आपको सोने कहाँ देता है। आपके पूरे शरीर का जो सिस्टम है वो उसको हजम करने में लगा रहता है और वो हजम नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं कि भोजन करने के बाद 5 किलोमीटर चलो, कुछ नहीं होने वाला उससे। 10 से 15% फर्क पड़ता है, बाकी नहीं पड़ता। ये जो 80-85% जो लोड है ये लीवर पे आ जाता है। और लीवर अगर आप अपना खराब कर चलेंगे, लोड देकर चलेंगे, तो बाकी सारे फंक्शंस आपके खराब होने शुरू हो जाएंगे। और कुछ पूछना चाहते हैं? रितु जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद।